हेलो फ्रेंड्स। तो हम कर रहे हैं टीजीटी एसएसटी के लिए ज्योग्राफी के नोट्स। और अब हम करेंगे इसमें क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स जिनको कहा जाता है। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो किस किस के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में, ठीक है। तो इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। नंगी आंखों से इनको देखा जा सकने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह फोरवेस्टा है। बाकी सबको टेलीस्कोप से देखा जाता है। अन्य ग्रहों की तरह सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्या नाम है इसका? सेरस। इसे 2006 में बोने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया सेरस को। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के टकराने से ही लोनार झील महाराष्ट्र में अस्तित्व में आई। तो इम्पोर्टेंट है ये कि पूर्व में पहले कभी पास्ट में क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से लोनार झील महाराष्ट्र में आई, जहाँ पे रेड कलर की झील है, वो पिंक कलर की। धूमकेतु कॉमेट देखते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत सी छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। इन्हें धूमकेतु अथवा पुछल्ले तारे कहते हैं। हेले नाम का धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। इसे अंतिम बार 1986 में देखा गया था। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देती है। धूमकेतु की खोज टाइको ब्राहे ने किया है। किसने? टाइको ब्राहे ने किया। तो ये पूछा जा सकता है। धूमकेतु की खोज टाइको ब्राहे ने किया था। उल्का देख लेते हैं, जिनको हम मेटियोर्स कहते हैं। मेटियोर्स, इन्हें हम प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं। ये आकाश में क्षण भर के लिए दीप्तिमान होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। ये धूल और गैस से निर्मित आकाश में घूमते आकाशीय पिंड होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनके गिरने की प्रक्रिया को उल्कापात कहा जाता है। तो जो हम देखते हैं कई बार इस तरह से हमारे वायुमंडल में आते हैं, ये चमकीले चमकते हुए, ऐसा लगता है कोई चीज़ आ रही है चमकते हुए, तो ये उल्का ही होते हैं। और जैसे ही ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये फूट जाते हैं, ठीक है, इनमें ब्लास्ट हो जाता है। तो ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंच नहीं पाते कभी। हमारे वायुमंडल पहले इनको क्या करता था? ब्लास्ट कर देता है। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना निब्यूलर हाइपोथीसिस का प्रतिपादन 1796 में गणितज्ञ लाप्लास ने किया था। तो इम्पोर्टेंट है, निहारिका परिकल्पना है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। जो बिग बैंग की घटना है। तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। सूर्य तथा पृथ्वी की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। 14,95,98,000 जो है सूर्य और पृथ्वी की जो एवरेज डिस्टेंस है। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय हुआ है। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय हुआ है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना गया है। किसको? निहारिका को। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, टोटल 8 प्लैनेट हैं। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई। प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। महासागर 4,000 करोड़ वर्ष पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ तथा 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अस्तित्व में आई, विकसित हुई। पृथ्वी की आयु लगभग 13.7 अरब वर्ष है। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट था। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि औसत डिस्टेंस कितनी है सन की और पृथ्वी के बीच की। अब हम करेंगे अर्थ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो इसमें इम्पोर्टेंट हम सिर्फ करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसा हम इसमें देख लेते हैं कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष है। और इसके बाद हम करेंगे इसमें तुम्हारी भूमध्य रेखा परिधि, ये नहीं, पृथ्वी का द्रव्यमान में नहीं, ध्यान से करते हैं। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान, पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान
396 मीटर मृत सागर इजराइल जॉर्डन में है ये। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4.91 सेकंड में ये एक चक्कर पूरा करता है अपने अक्ष पर, एक्सिस पर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमण अवधि जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। और अक्ष का कक्षा के तल के साथ बना कोण 66.5 डिग्री है। चंद्रमा से दूरी 3,82,200 किलोमीटर और सूर्य से मध्य दूरी 14,94,07,000 किलोमीटर है। और सूर्य के सबसे नज़दीक 14.70 करोड़ की अवस्था है। इसको उपसूर्य कहा जाता है। पेरिहीलियन 3 जनवरी को होता है ऐसा, जब सूर्य के सबसे निकट होता है और सूर्य जब पृथ्वी के सबसे दूर होता है तो उसको उस अवस्था को कहते हैं अपसोर। क्या कहते हैं उसको? उस अवस्था को कहते हैं अपसोर। 4 जुलाई को होता है ये। एपिहीलियन एंड प्रीहीलियन। उप मतलब पास आना और अप मतलब दूर जाना। ठीक है, अप मतलब ज़्यादा होता है ना, ये ऊपर होता है अप, तो ऐसे याद कर सकते हो अपसोर और उपसोर। उपसोर मतलब पास आना और अपसोर मतलब दूर जाना। तो जो सबसे दूर की अवस्थिति है वो है 15 करोड़ 2.1 किलोमीटर। पृथ्वी की गतियाँ देख लेते हैं। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं जो निम्नलिखित है। घूर्णन, यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। पश्चिम से पूर्व इस तरह से घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ये तुम्हारी वेस्ट है और ये ईस्ट है। इसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। अब परिक्रमण देखते हैं। यह वार्षिक गति होती है। ठीक है, वार्षिक, जिसको हम रोटेशन कहते हैं ना, रिवॉल्यूशन कहते हैं जिसको, इसको रोटेशन कहते हैं। यह वार्षिक गति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण करती है। यह परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखते हैं। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं इनको कहते हैं जो लेटिवी रेखाएं होती है, लैटिट्यूड, और देशांतर रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। ठीक है, तो ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां होती है। 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच की लंबाई भूमध्य रेखा की लगभग आधी है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। तो कर्क रेखा मकर रेखा को अभी देखेंगे हम। सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो भूमध्य रेखा है, जो हमारी इक्वेटर लाइन है, उस पर जो सूर्य है सीधे चमकता है। तो ये देखिए ग्लोब, ये जितनी भी लेटिवी लाइन है इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये सभी रेखाएं अक्षांश है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो 90 रेखाएं यहाँ तक होंगी और 90 रेखाएं उत्तर की तरफ होंगी, उत्तरी ध्रुव में। तो 90 180 हो गया 180, और एक लाइन ये वाली भी हो गई 0 डिग्री वाली। तो टोटल अक्षांश रेखाएं अगर क्वेश्चन पूछे तो ये होती है 181। कितनी होती है? 181। कर्क रेखा जो होती है वो वो होती है उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर, ये रही कर्क रेखा। और उससे ऊपर वाली ये होगी 66.5 डिग्री पे। इसी तरह मकर रेखा दक्षिण की तरफ होती है, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ये साउथ की तरफ होती है। फिर नीचे अंटार्कटिक रेखा है, ऊपर की तरफ आर्कटिक रेखा है, क्योंकि नीचे हमारा क्या है, अंटार्कटिक ओशियन है, इधर की तरफ आर्कटिक ओशियन है। और अंटार्कटिका हमारा क्या है, एक कॉन्टिनेंट भी है, वो साउथ की तरफ आता है पूरा का पूरा, तो वो ध्यान रखना हमें। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये वाली रेखा जो सीधे आ रही है, तो इनकी टोटल ये है 381 है। ठीक है, ये 180 और 180 पीछे की तरफ, तो 380 है। तो देखेंगे जो देशांतरों के मध्य क्षेत्र, 2 देशांतरों के मध्य क्षेत्र गौर कहलाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा के पास 111.32 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है भूमध्य रेखा पर, 111.32 किलोमीटर।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। अगर भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाने पर तो देशांतर रेखाओं की दूरी क्या हो जाती है, देख रहे हो, घट रही है, बिल्कुल पास में आ रहा है। और जैसे जैसे बीच में आओगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी सेंटर में, 111.32 किलोमीटर। लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरती हुई एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री माना गया है। ठीक है, तो ग्रीनविच एक समय है, कहाँ पे, एक स्थान है कहाँ पे, लंदन का, एक लंदन में है। लंदन के एक शहर ग्रीनविच है ये, तो वहाँ से जो गुजरती है उसको हमने क्या माना, 0 डिग्री रेखा माना है उसको, और जिसे प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा भी कहते हैं। चूंकि यह रेखा ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, अतः इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। दुनिया का मानक समय और दुनिया का हमने जो एक टाइम फिक्स करा हुआ है, आइडियल टाइम, वो यहीं से करा हुआ है। मानक समय ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात किया जाता है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को लंबवत 2 भागों में बांटती है। लंबवत मतलब सीधे, पूर्वी भाग इधर की तरफ और पश्चिमी भाग इधर की तरफ, पूर्वी भाग पश्चिमी। ग्रीनविच रेखा की पूर्व दिशा में स्थित 180 डिग्री देशांतीय रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। तो 180 डिग्री उधर की तरफ है देशांतीय रेखाएं, और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ रेखाओं को पश्चिमी देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। तो इधर वाली पश्चिम है, इधर वाली पूर्वी देशांतर रेखाएं। दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, बीच में ये क्या है, इसको बोलते हैं शून्य देशांतर रेखा है, देशांतीय रेखा है। ठीक है, तो एक तो इक्वेटर लाइन होती है जो सीधे होती है, और ये तुम्हारी देशांतर रेखा होगी 0 डिग्री, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हो गए सारे के सारे, 381 टोटल है। संक्रांति देखते हैं क्या है ये। पृथ्वी के अक्ष 23.5 डिग्री झुके होने के कारण 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति, कैंसर सोलिस्टिस कहा जाता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, 21 जून को तो उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, और फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस स्थिति को मकर संक्रांति, कैप्रिकॉर्न सोलिस्टाइस कहा जाता है। ठीक है, जब सूर्य किस में, मकर राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, मकर, और 21 जून को, 22 दिसंबर और 21 जून। ठीक है, उपसूर्य वह घटना है जब पृथ्वी वर्ष में 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास आती है। प्रीहिलियन और अपसूर्य, दूर जाना। पृथ्वी सूर्य के वर्ष में एक बार 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूर जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। विषुव देख लेते हैं। वह तिथियां 23 सितंबर और 21 मार्च, जिसमें दोनों गोलार्ध दिन व रात की अवधि बराबर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन और रात की अवधि होती है वो 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होती है। विषुव इक्योनिक्स कहलाती है, इसको विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और 21 मार्च को वसंत विषुव, वर्नल एक्यूनिक्स कहते हैं इसको। तो ये हमें ध्यान रखना है। समय के बारे में देखते हैं। समय 360 डिवाइड बाई 24 घंटे इक्वल टू 15 डिग्री, अर्थात 15 देशांतीय वृत्त को घंटा वृत्त कहा जाता है। ठीक है, एक जो देशांतरीय रेखा होती है उसके बीच से दूसरे बीच के बीच में 4 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, 4 डिग्री का 4 मिनट का अंतर होता है एक उससे। तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 15 डिग्री अगर किसी को घूमना, कोई सन क्या करता है, रोटेशन करता है ये ग्रह, तो उसको एक घंटे का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने में 4 मिनट का समय, तो 4 इंटू 15 हो गए 60। तो 1 घंटे में कितना कितना हो रहा है, 15 डिग्री घूमता है ये। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है। 0 डिग्री देशांत से पूर्व पर जाने पर प्रति 15 देशांतर पर 1 घंटे का समय बढ़ता है, जो 180 डिग्री देशांतर 12 घंटे का हो जाता है। इसे पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। वहीं इसके विपरीत पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे पीछे हो जाता है, जिसे एंटी मेरिडियन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 180 डिग्री देशांतर के समय 0 डिग्री घंटे कहा जाता है। समय जोन, कितने टाइम जोन बने हुए हैं। विश्व में 24 टाइम जोन विभाजित किया गया है। यह विभाजन ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटा अर्थात 15 डिग्री देशांतर के अंतराल के आधार पर है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है, वहाँ से हमने निर्धारण करा हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
जो भारत की क्या है, मानक देशांतर रेखा है। समय कटिबंध से पूर्व से पश्चिम जाने पर समय पीछे होता है। अगर आप पूर्व से इधर से पश्चिम जा रहे हो तो समय क्या होगा, पीछे होगा। विश्व में सर्वाधिक समय कटिबंध रशिया में पाए जाते हैं। 11 समय कटिबंध टाइम जोन पाए जाते हैं। तो अब हम इसको आगे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।